हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम हमारे CMADD के चैप्टर 1 को आज फाइनली क्लोज कर देंगे, 4th लेक्चर, एंड दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। और अभी जो चैप्टर का जो कंटेंट बचा है इट इज़ मोस्टली प्रोविजन बेस्ड या केस स्टडीज इसमें आने वाली है। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ डिस्क्लेमर, गर्मी बहुत है, पंखा चालू है तो पंखे का थोड़ा आवाज़ आई थिंक आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बट लेट्स जस्ट बी विद इट। तो देखिए, सबसे पहले कुछ कंपनीज एक्ट के ना इन्होंने कंप्लायंस प्रोविजंस कोट की है जो कि आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है और आपको पता है, बट स्टिल मैं आपको वर्बली एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ MBP1 का रिक्वायरमेंट, सेक्शन कौन सा है मुझे बता सकता है कोई? 180 मैं सेक्शन क्यों बता रहा हूँ, MBP1 फॉर्म का सेक्शन कोई बता सकता है मुझे? सर 180, अभी आपने बोला नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, कौन सा सेक्शन है, कौन सा? 184, करेक्ट। सेक्शन नंबर 184 में हमको बताया जाता है कि ये जो डिस्क्लोजर देना है वो एज में भी प्रिस्क्राइब देना है, और फिर हमको रूल्स में ढकेला जाता है। रूल्स में लिखा है MBP1। तो क्या होता है, जब भी डायरेक्टर कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसकी पहली मीटिंग में, सेकेंडली जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग में, और जब भी उसका कोई चेंज होता है डिस्क्लोजर ऑलरेडी दिया हुआ, ऐसे केसेस में उसने क्या करना है, अपना डिस्क्लोजर देना है, इंटरेस्ट देना है कि मेरा कहीं पे शेयर होल्डिंग की वजह से या बीइंग अ डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर कुछ कंसर्न बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, सिंपल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, लेट्स से रमेश नाम का एक डायरेक्टर है। रमेश नाम के डायरेक्टर ने ABC लिमिटेड ज्वाइन किया है, बट वो मेरी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो मुझे बताता है एज ऑन दिस डेट, मुझे एज इन वो हमारी कंपनी को बताता है कि एज ऑन दिस डेट आई हैव ज्वाइंड ABC लिमिटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस दिस दिस, ऐसा बताता है। फिर सेकेंड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, DI रेट क्या बोलता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये कौन से सेक्शन में है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, याद करो सेक्शन सर, वो सर अभी एकदम मुंह पे याद नहीं। अच्छा, बोलो, हाँ बोलो। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन आप मुझे बोल रहे हो 164 में है, ये बोल रहे हो मुझे? ये बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, गुड, सही बोल रहे हो। नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विच हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 साल, मतलब ये प्रोविज़न आपने पढ़ा है, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या है। फेल टू रीपे डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट, या फिर उसके कोई इंटरेस्ट देना बचा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, वो रिडीम नहीं कर पा रहे, उसका कोई पेमेंट इंटरेस्ट का रह गया, डिविडेंड का रह गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं रह गई है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। पहला तो 3 ईयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, और फिर ये सब चीज़ों के लिए 1 ईयर। ऐसा अगर कंपनी करती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस कंपनी में काम करने वाला डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हर टाइम पे जब भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो बताना पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अभी हमारी कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है तो ही इज़ डिस्क्वालीफाइड टू बी रीअपॉइंटेड। अभी के लिए वो पीरियड कंटिन्यू रखेगा, फिर रीअपॉइंट नहीं कर पाएंगे हम उसको किसी मीटिंग में, समझे? तो जब वो ज्वाइन होता है तो उससे ये हम लेते हैं, और हमारी कंपनी में भी प्रैक्टिस है, हर साल उससे डायरेक्टर से DI रेट लिया जाता है कि ही इज़ क्वालिफाइड, मतलब ऐसा डिस्क्वालीफाइड नहीं है करके DI रेट में। MGT 7 क्या है? MGT 7 सर, MGT 7 का सेक्शन है 92 सेक्शन है। उसमें क्या बोलता है सर? एनुअल रिटर्न की बात करता है कि कंपनी ने AGM होने के 60 दिन के अंदर अंदर, क्या AGM होने के 60 दिन के अंदर अंदर फॉर्म MGT 7 फाइल करना है। एनुअल रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी एनुअल रिटर्न अगर आपको फॉर्म देखना है तो MCA की वेबसाइट पे जाइए, एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है MGT 7 वो ओपन कीजिए, उसमें जाके पढ़िए क्या क्या होता है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, बट कंपनी की सारी डिटेल्स होती है उसमें, साल भर कंपनी ने क्या किया। ओके,
अभी इसमें एडिशनल कंडीशन ये बोलता है अगर कंपनी ने एजीएम नहीं ली है तो लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड with the statement specifying reason for not holding AGM with such fees or additional fees as may be prescribed। और एनुअल रिटर्न प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर साइन करेगा एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो पीसीएस साइन करेगा। समझे? अगर क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर प्लस सीएस साइन करेगा, और अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर प्लस पीसीएस साइन करेगा। समझे? सिंपल सा प्रोविज़न है। अब इस प्रोविज़न में ना मुझे बस आपको कुछ एक एक्सप्लेन करना है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वंस। देखो अभी ना इधर एक चीज़ लिखी है कि एजीएम मैं बताता हूँ हुई है लेट सपोज 30 जून 2024 को, 30 जून 2024 को। तो अभी वो लिखा है ना कि एजीएम के 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको फॉर्म फाइल करना है, तो यहाँ से विद इन 60 डेज़ आपको क्या करना है, फॉर्म फाइल करना है। तो अभी हम करते हैं फॉर्म फाइल 60 डेज़ में, मतलब जुलाई और अगस्त। तो लेट सपोज अपने को 31 अगस्त के आसपास, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट डेट, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड अस। नहीं, इसको ना हम ये करते हैं 2025 करते हैं, ताकि अभी का साल चल रहा है ना उसका ही बात करते हैं। 2025 में 31 अगस्त 2025 तक करना है हमको, बराबर, सिंपल, ज़्यादा मतलब एक दो पीछे हो सकता है, बट 31 अगस्त तक करना है। अब वो बोल रहा है अगर हमारी एजीएम नहीं होती है तो उसने क्या लैंग्वेज यूज़ की है दोस्तों, भाइयों बहनों, उसने लैंग्वेज यूज़ की है कि लास्ट डे ऑन द डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ओके, तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखो हमारे कंपनीज एक्ट में एक प्रोविज़न है कि 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरी एजीएम, पिछली एजीएम साल के बहुत शुरू में हो गई है, तो अगली एजीएम मेरी कब तक होनी चाहिए? तो आपको इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं टाइम की बहुत फिक्र करता हूँ, इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू लाइक दिस। देखो प्रीवियस एजीएम, आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, नहीं है तो मैं विजिबल बना देता हूँ। देखो प्रीवियस एजीएम मेरी अगर मान लो हुई है 30 अप्रैल को, जो कि नॉर्मली नहीं होती है, 30 अप्रैल 2024। दूसरी मेरी प्रीवियस एजीएम हुई है 30 जून की जगह जुलाई कर देता हूँ, 30 जून 2024। ओके, तो सबसे पहले अभी ना मुझे कैलकुलेट करना है डेट ऑफ एजीएम, नहीं तो उसको कंपनीज एक्ट का प्रोविज़न लिख देते हैं यहाँ पे। कंपनीज एक्ट बोलता है कि साल ख़त्म होने के 6 मंथ्स के अंदर आपकी एजीएम होनी चाहिए। तो एज़ पर कंपनीज एक्ट अगर मुझे 2025 में एजीएम होल्ड करनी है तो मेरी लास्ट डेट इज़ 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर के बाद में आई कैन नॉट होल्ड एजीएम। ओके, तो अभी मुझे 15 मंथ्स का प्रोविज़न कैलकुलेट करना है। 15 मंथ्स क्या होंगे, रुकिए, डेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको करते हैं शॉर्ट डेट। देखो देखिए दोस्तों, अभी मैं लगाता हूँ इसमें मिनिमम, डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, शुड बी और शुड हैव बीन हेल्ड। समझे? देखो अगर मेरी पिछली एजीएम 30 अप्रैल को हुई है तो 15 महीने मेरे 30 जुलाई को इस साल ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे अपनी एजीएम कब होल्ड करनी है? 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है।
तो 30 सितंबर तक नहीं रुक सकता मैं, मुझे 30 जुलाई को करना पड़ेगा। डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड ये आ जाएगी। और अगर मेरी 30 जुलाई को थी तो मेरा अभी 30 अक्टूबर को बन रहा है, बट मैं 30 अक्टूबर को भी नहीं होल्ड कर सकता क्योंकि 30 सितंबर की लिमिट है, तो मुझे 30 सितंबर को होल्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से फॉर्म जो अपना MGT 7 है उसकी कैलकुलेशन अपने को एक तो 30 जुलाई या 30 सितंबर से करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रीवियस एजीएम कब हुआ था, अगर इस साल आपकी एजीएम नहीं होती है तो। समझे? ये मुझे बस ऐसा है कि कुछ बच्चों को प्रोविज़न नहीं समझ में आता है, तो दैट इज़ वाई आई स्पेंड सम टाइम, बट दिस इज़ वेरी बेसिक स्टफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडली AOC4 और AOC4 CFS। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFS? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है आपको? फाइनेंशियल्स कब फाइल करने होते हैं? एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर। समझे? एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सर हमको क्या करना पड़ेगा? आप ही बताओ। मैं बता रहा हूँ, आप बताओ। 60 नहीं, 30 डेज के अंदर अंदर। देखा, यही तो गलती करते हो। क्या करना है हमको? AOC4 फॉर्म फाइल करना है। अगर कंपनी को XBRL करना है तो कंपनी XBRL करेगी, अदरवाइज नॉट नीडेड। तो ये वाला जो प्रोविज़न है आप एक बार पढ़ लीजिए, बट इतना एक सिंपल सा ये प्रोविज़न है। देखो, अगर कंपनी का ऑडिट, इसमें वही सेम चीज़ है। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल है तो ऑडिटेड जाएंगे, अनअडॉप्टेड है तो अनअडॉप्टेड मतलब अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कैसे जाएंगे? देखो, एजीएम हुई तो फाइनेंशियल्स अडॉप्ट हो जाएंगे, मतलब शेयर होल्डर्स आर ओके विद इट। एजीएम नहीं हुई तो ये फाइल कैसे करोगे? सेम केस जैसा हमने पिछला पढ़ा है। ओके। फिर MGT 8 सर्टिफिकेशन। देखो, अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपके जो एनुअल रिटर्न है वो क्या करना पड़ेगा? PCS से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। ऑल्सो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी क्या करना है आपको? फाइनेंशियल्स को सर्टिफाई करवाना है। अगला, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। कंपनी क्या करेगा? जैसे कि हम नोटिस ऑफ एजीएम बेचते हैं। नोटिस ऑफ एजीएम कैसे बेचते हैं हम? 21 क्लियर डेज के प्रोविज़न के हिसाब से। तो उसी के साथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि कंपनीज एक्ट बोलता है वो आपको मेंबर्स को भेजना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोविज़न है, सिंपल है। फिर एजीएम, अरे सर ये तो हमको पता है, क्या है? 21 क्लियर डेज पहले हो जाना चाहिए। सिंपल सिंपल। ओके। फिर बोर्ड मीटिंग, सर ये भी हमको पता है, साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। हर 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझे? और अगर मान लो कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो क्या करेंगे हम? सर इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर अंदर हम उसकी फर्स्ट मीटिंग करवाएंगे। ओके। एंड देयर आफ्टर एटलीस्ट 1 मीटिंग, क्या होगा? 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए। समझे? तो देखिए, बोल रहे अगर कंपनी 15 जून को इनकॉर्पोरेट हुई है तो अगले 30 डेज के अंदर अंदर, मैंने 60 बोला है क्या गलती से? ये तो 30 है। ओके। द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 days, that is 14 July. If the meeting held is say on 10th July, next meeting should be held within 120 days, that is 10th July. Simple. एक मिनट, इन्होंने कुछ लिखा है, द कंपनी शैल होल्डर। अच्छा, IFSC के लिए लिखा है। IFSC कंपनी अगर होगी तो उसको 60 डेज के अंदर करना है और हाफ ईयरली में करना है। इसका आई थिंक इन लोगों ने चैप्टर 2 में बहुत बढ़िया कुछ एक दे के रखा है कंप्लायंसेस से रिलेटेड, तो वो जब पढ़ेंगे तो आपको इसके मैं चार्ट्स वार्ट्स बना के दूंगा। अभी के लिए आप बना सकते हो अगर बनाने तो, बट वो वाले चैप्टर में डिटेल प्रोविज़न होंगे।
ये जो ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर है, ये स्मॉल कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ना कि पब्लिक कंपनी की और आईएफएससी कंपनी की भी। ओके, बोर्ड मीटिंग का नोटिस 7 डेज पहले देना है बोर्ड मीटिंग के। सिंपल है, मेल पे भेजो या फिर डायरेक्टर के एड्रेस पे भेजो, अलग अलग मीन्स है जिस पे डाल सकते हो। शॉर्टर नोटिस पे बुलाना है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में होना मैंडेटरी है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में नहीं आता है तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पहले सारे डायरेक्टर्स को फाइनल डायरेक्टर्स के ओके लेने के लिए भेजा जाएगा, और उस डिसीजन पे एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का राइटिफिकेशन आना चाहिए। सर आप इसको इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये बाद में फिर से आने वाला है जहाँ पे ये डिटेल्ड में होगा। अभी दिस इज़ ओनली जस्ट एग्जाम्पल पर्पस पे। ADT 1 कब तक फाइल करना है? 15 दिन में। कब से सर? कब से? मीटिंग के 15 दिन में। जिस भी मीटिंग में हम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमको ADT 1 फाइल करना है। सिंपल। कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट देखो, पब्लिक कंपनी के लिए भी रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट कंपनी के भी रिक्वायरमेंट है। ये प्राइवेट कंपनी लिख रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट कहीं पे इन्होंने ऊपर हेडिंग में जो लिखा है मैं मिस तो नहीं कर दिया, अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, दिस इज़ नॉट फॉर प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का भी ऐसा ही तो रिक्वायरमेंट है कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो कंपनी को एक KMP करना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी के केस में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। तो देखो मैं बोलता हूँ, पब्लिक कंपनी के लिए KMP रूल्स का रूल 8 क्या बोलता है? कंपनी को होल टाइम KMP, बेसिकली KMP अपॉइंट करना पड़ेगा जिसमें कंपनी सेक्रेटरी होता है। और प्राइवेट कंपनी के लिए रूल 8 है, रूल 8A, उसमें बोलता है होल टाइम CS अपॉइंट करना है। अभी आपके मॉड्यूल में ऐसा लिखा है तो ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एक होता है जिसमें क्या होता है, जितने भी आपके मेंबर्स है उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। ओ सर, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन होता होगा? इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। आप इतना दिमाग मत लगाओ कि हाथ से कोई उसमें लिखता होगा। रजिस्टर ऑनलाइन भी तो मेंटेन हो सकता है। तो जो मेंबर्स इंडिया में है, इंडिया के आउटसाइड है, डिबेंचर होल्डर है और अदर सिक्योरिटी होल्डर, सबका रजिस्टर मेंटेन होगा कि कौन सिक्योरिटी होल्डर है कौन नहीं है। तो अगर देखो, बोलोगे कंपनी अगर ये सब कर रही है तो कंपनी ट्रैक कैसे करती होगी? जैसे लिस्टेड वाली कंपनी होती है जिसमें 1000 से ऊपर शेयर होल्डर होते हैं, कैसे ट्रैक होता है? जो डिपॉजिटरी होती है NSDL CDSL, उनके पास जाता है जो भी लिस्ट उनके पास होता है सिक्योरिटी होल्डर्स का लिस्ट, उसको हम कंपनी की लिस्ट मान सकते हैं। तो NSDL CDSL से जो लिस्ट आती है वही मेंबर की लिस्ट कंपनी रेफर करती है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी सिप्ला, रिलायंस, टाटा वगैरह। और देखो एक तारा सा केस लॉ हमारी झोली में आके टपका है, जो कि है ROC वेस्ट बंगाल वर्सेस करण किशोर समतानी। बहुत सिंपल सा केस है। क्या बोलता है कि एक डायरेक्टर है, क्या बोलता है ये, एक डायरेक्टर है जो कि 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर था एज मतलब टिल 31 मार्च 2025। फिर ROC को लगा अरे रे 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 तो प्रोविजन को गलत कर रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, प्रोविजन के साथ गलत क्या हो रहा है? हाउ इज इट वायलेटिंग एनी प्रोविजन? सर हमको पता है, आपको लग रहा होगा हमको नहीं पता है, बट हमको पता है। तो बताओ मुझे क्या पता है? सर सेक्शन नंबर 165 है ना कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है कि एक बंदा 10 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। क्या बोलता है? 10 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब 10 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता है। अच्छा ओके सर, समझा सर, समझा। और ये 20 कर रहा है, मतलब ये तो टाक खींची हो गया है इसके साथ में। ROC ने उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस डाला और फिर NCLT ने पेनल्टी, मतलब एज पर कंपाउंडिंग वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 441, उसको कंपाउंडिंग फीस देने को बोला है। कंपाउंडिंग फीस कितना बोला? 50,000। ROC के मत्थे चढ़ गया। ROC बोल रहा है 50,000। NCLT तुम कुछ प्रोविजन पढ़ते हो कि नहीं? तो ROC बोला कि यार NCLT तो सुनेगा नहीं, तो NCLAT में गया, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया, बोल रहा है NCLAT कुछ प्रोविजन पढ़ता नहीं। सेक्शन 165 के सबसेक्शन 6 में लिखा गया है, अगर कोई बंदा
कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 यानी 10 से ज़्यादा अगर डायरेक्टरशिप्स होल्ड करता है तो उसको फाइन लगेगा। कितना लगेगा? शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज़ बट विच may extend to 25,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। सर 5,000 ही तो बोला है। नहीं, 5,000 फॉर ईच डे, बट वो 5,000 25 तक भी लेके जा सकते हैं, तो मिनिमम 5,000। तो जितने दिन वो डायरेक्टर रहा है 20 से ज़्यादा, मतलब 10 से ज़्यादा, उतने दिन का उस पर फाइन लगेगा। वो 10 से ज़्यादा डायरेक्टर इतने दिन रहा है, वो 272 डेज के लिए रहा था, तो एनसीएलटी ने बोला है 272 दिन को फिर आप ये 5,000 से मल्टीप्लाई करो, बन रहा है 13,60,000। तो ऐसे केस में आप 50,000 से उसको मुक्त नहीं कर सकते हो। चलिए अगला है टाइपोग्राफिकल एरर विच इज इकोनॉमी होटल्स इंडिया सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। देखो कंपनी ने ना अपने एक रेजोल्यूशन में क्या किया था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के एक रेजोल्यूशन में एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स में जो एनसीएलटी को दिया था। अभी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है तो कोई के केसेस में एनसीएलटी के पास जाता है, तो उसने ना अपने मिनट्स में लिख दिया है यूनानिमस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अरे कोई ऐसा कंपनी सेक्रेटरी होगा जिसने अंधे तरीके से रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया है। देखो यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है बाय एवरीवन, मतलब सिंपली 100% वोट बाय दोज हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यूनानिमस मतलब सबने, जो भी मीटिंग में थे सबने हाँ बोला है। बट इधर लिखा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% शेयर होल्डर एग्री करे, उसने मिनट्स में ही लिख दिया है। एनसीएलटी ने बोला बक मैं नहीं करने दे रहा तेरा शेयर कैपिटल रिड्यूस, तू तेरा रिजोल्यूशन तक ढंग का नहीं लिख सकता, तेरा शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस करने दे। तो बोलते अरे आपको लिखना था स्पेशल रेजोल्यूशन और आपने यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख दिया, इंग्लिश, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर इन्होंने, कंपनी ने अपील की, अरे एनसीएलटी को बताओ ये कुछ गलती से हमारी तरफ से हो गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी ये टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से आप कंपनी के डोमेस्टिक अफेयर, जैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज डोमेस्टिक अफेयर, हमारी कंपनी का मैटर है, इंटरनल, उस पर आप मत करो ना। कंपनी अग्री कर रही है, आप वो एरर पे बैठे पड़े हो। तो एनसीएलटी ने बोला अरे ठीक है ना, इन्होंने सब कुछ किया है, बस एक मिनट्स में गलती से लिखा है, तो आप इनको करने दो, शेयर कैपिटल को रिड्यूस, सिंपल। ये वाला एक आप पढ़ लेना। कंपनीज एक्ट के अंदर कौन से रजिस्टर मेंटेन होता है, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग टाइप के रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करने को बोलता है। अभी आप जिस भी कंपनी में जाओगे, अभी आप देखोगे ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉर्पोरेट लाइफ के लिए। जब भी आप एज अ कॉर्पोरेट जाओगे या फिर एज अ फर्म में भी एक पीसीएस बन के काम करोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है सर? आपको ये सब पता होना चाहिए। आप कंपनी में जा रहे हो, कंपनी 10 फॉर्म मेंटेन कर रही है, आपको पता है 11 मेंटेन होते हैं, ये एक क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो बोले आपको कि अरे अचानक कभी तो पता चलेगा, अरे तू तो नया नया पास हुआ था, तुझे नहीं पता है ये रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए था। सर मुझे लगा कंपनी तो मेंटेन करती होगी। वो सब नहीं बताना, वो सब नहीं बोलना होता है कंपनी मेंटेन करनी थी। आपको बताना है कंपनी तो मेंटेन नहीं कर रही है, मेंटेन कर रहा है। यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर। नाउ दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक थिंग। क्या बोलता है, कंपनी में कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल होना चाहिए। देखो आप अगर जैसे कि बहुत मैनुअल वे में कोई काम करोगे, मैनुअल वे में काम करना मतलब कोई भी सर्कुलर आता है, कुछ होता है, उसमें रिक्वायरमेंट बताइए, हर महीने आप डिपार्टमेंट को मेल लिख रहे हो, कॉल करके बता रहे हो आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ रहा है, ये सब आ रहा है, फिर हर चीज़ को आप मैन्युअली ट्रैक कर रहे हो, कुछ आप ऑटोमेशन नहीं लगा रहे हो चीज़ में, आप उसको डिजिटाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं बना रहे हो, तो फिर बहुत गलती होने के चांसेस है। एक सॉफ्टवेयर अगर हो या कुछ टेक्नोलॉजी उस कंप्लायंस एक्टिविटी में हो, तो वो कंप्लायंस एक्टिविटी बहुत एफिशिएंट वे में हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इतना बोलना चाहता है कि आपका जो डे टू डे टास्क है वो छोटी छोटी कंपनी में ठीक है, आप रोज़ बेसिस पे खुद से कर सकते हो, बट बड़ी कंपनी मतलब ज़्यादा काम
कम लोगों के हाथ में दे के आप नहीं बोल सकते हो ना कि सब बेस्ट वे में करो, गलतियाँ होगी, फिर फाइन लगेगा, कंपनी का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और इज्जत पानी में। तो ऐसा ना हो। तो एक केस स्टडी इन्होंने दी है, जैसे कि NSE जो है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने ना एक नीप्स करके पोर्टल बनाया। आप अभी ऑनलाइन जाओगे, नीप्स सर्च करोगे, ओपन हो जाएगा। नीप्स का फुल फॉर्म है NSE इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें क्या होगा, जो भी सेबी के डिस्क्लोजर होते हैं, क्लैरिफिकेशन, कंप्लायंस फाइलिंग, CG रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, अलग अलग होता है ना। स्टॉक एक्सचेंज पे डिस्क्लोज करना है, आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, उसमें होता है ना, LODR में कहीं पे पढ़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज पे डिस्क्लोज करना है, स्टॉक एक्सचेंज पे डिस्क्लोज करना है, यही है नीप्स। तो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे सारा डिस्क्लोजर हो सकता है। अभी आप स्टॉक एक्सचेंज को क्या, एक फाइल ऐसी बनाओगे पेपर पे, उसको भेजोगे, मेल करोगे, अरे ट्रैक कैसे होगा, सॉफ्टवेयर में ट्रैक हो रहा है ये सब। तो कभी भी अगर सेबी ने बोला है ना, ये कंपनी की ये डेट की ये क्वार्टर की ना हमको शेयर होल्डिंग रिपोर्ट दो या फिर CG रिपोर्ट दो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो NSE चुटकियों में निकाल सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटेड, डिजिटाइज्ड। ये जो सिस्टम है कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है, क्या है। तो आपको कोई पूछे कि गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, नीप्स सर जी, नीप्स। ओके, देखो कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल के ऑब्जेक्टिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटाइजेशन। अगर डिजिटाइजेशन करना है तो हमारे कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल से क्या हमको एक्सपेक्टेड है। ओके, ये शायद पूछे एग्जाम में, तो बस हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, बट मे बी ना पूछे। बट ये जो है फॉर्म वगैरह ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब जो हमने पढ़ा है, तो ये सब देख लेना। चलिए अब पढ़ते हैं। डिजिटाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करता है कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल से। रोबस्ट कंप्लायंस टूल रिप्लेसेस स्प्रेडशीट एंड मैनुअल प्रोसेस। स्प्रेडशीट क्या होता है सर? बेटा जो एक्सेल आप यूज़ करते हो ना, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। सर फिर ये गूगल शीट क्या होता है? देखो स्प्रेडशीट जो एक्सेल जिस फॉर्मेट में होता है ना, अपने को दिखता है, उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट के दो टाइप बोल लो कि एक एक्सेल है और दूसरा क्या है, गूगल शीट्स है। वैसे ही जैसे दूसरे भी होते होंगे मार्केट में, मुझे ये दो ही पता है। एनहांस विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो अगर कोई प्रोसेस एक्सेल में कुछ एंट्री हो रही है, 10 लोग वो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, किसे पता है किसने एंट्री की है? वही ना, डिजिटाइजेशन में होता है, जिसके सिस्टम से एंट्री होती है उसका नाम आता है, कब किया है, किसने किया है, क्या चेंज किया है। फिर रिड्यूसेस द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैप। देखो मतलब हर एक सिस्टम बिठाओगे ना, तो सिस्टम में कहीं पे एक कॉर्नर होता है या पॉपअप आता है कि हाउ टू यूज़ दिस फंक्शन, और एक्सेल मेंटेन होती है, तो कोई भी नया बंदा ज्वाइन करता है, उसको जीरो से पहले तो सब समझाओ, ऐसे होता है, वो भूल गया गलती की तो पता नहीं चलता है। सिस्टम में लॉजिक्स होता है, ऐसा अगर ये प्रोसेस में नहीं करोगे एंट्री नहीं लेगा। डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, अपने आप चीज़ें हो जानी चाहिए। प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड लीगल अपडेट्स। अगर कोई सर्कुलर आता है तो वो आपको डायरेक्ट मेल पे भेज देगा अपने आप कि दिस सर्कुलर हैज कम विथ समरी। अभी AI बहुत चल रहा है, आपको पता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी कोई सर्कुलर आएगा, आप ChatGPT पर डालोगे, समरी बना के देगा, ये सर्कुलर से कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना पड़ेगा ये बताओ, ChatGPT बता देगा। ये देखो 100% तो नहीं बताता है, स्टिल आपको आपका दिमाग लगाना है, बट आपका काम मोस्टली लाइक 50% वो रिड्यूस कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे। फिर ऑटोमेट कंप्लायंस ट्रैकर विद रिमाइंडर्स एंड एस्केलेशन। अभी आपको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ दिखाई थी, ये कुछ फॉर्मूला मैंने लगाया इधर, इसने मेरी डेट कैलकुलेट कर दी, और ये इतनी शीट में मुझे देखो, अगर मैं हर साल यहाँ पे बस एक डेट डाल दूँ, यहाँ पे डेट चेंज कर दूँ, मुझे हर साल पता चल जाएगा कि मेरी AGM को 15 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं और मेरे कब AGM लेनी चाहिए। ये शीट में मुझे पता चल गया। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो यूज़ दिस शीट, आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला डाल दो। ई डेट क्या होता है? आपकी स्टार्ट डेट, और उसमें 15 महीने डाल दो, ये कैलकुलेट कर देगा। ऐसा एक एक्सेल शीट है। अगर मैं इसको, अगर आप किसी ऑटोमेशन जो करते हैं बंदे, कोडिंग वोडिंग जिनको पता होता है उनको बता दो, तो इसमें ना वो पॉपअप डाल देंगे कुछ, तो कि आप जब भी ये शीट ओपन करो तो आपको एक कुछ स्क्रीन पे आ जाए कि आपकी AGM डेट ड्यू है, इस दिन पे आने वाली है, 7 डेज़ में AGM ड्यू है,
या फिर आपके कोई सर्कुलर की ड्यू डेट है वो ड्यू है, ऐसा कुछ करके देगा। या फिर वैसा ही कोई सिस्टम भी बिल्ड हो सकता है कि आप आपकी पिछली एजीएम की डेट डाल रहे हो उसमें, और आपकी जब भी ड्यू डेट पास में आने वाली है वो सिस्टम आपको कोई तो नोटिफिकेशन भेज देगा कि योर एजीएम इज ऑन दिस डेट एंड इट इज़ ड्यू। ऐसा कुछ तो एक ट्रैकर होना चाहिए जो आपको रिमाइंडर और एस्केलेशन दे। शोकेस ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज, डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट। डैशबोर्ड वगैरह मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें एक जगह पे दिखनी चाहिए। कंप्लायंस से रिलेटेड क्या है? कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल कंप्लायंस से क्या एक्सपेक्ट करता है? सारी एक्टिविटीज़ जो कंप्लायंस वाली वो मॉनिटर हो जाए, एप्लीकेबल लॉज का कंप्लायंस हो जाए, पेनल्टीज़ वगैरह ना लगे तो उसमें थोड़ी मदद कर दे, बेटर प्रोसेसेस लगे जो कि कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी हो, ऑडिट मैनेजमेंट एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। व्हेन यू जॉइन अ कंपनी, ऑडिट इज़ अ टर्म विच यू विल हियर अ लॉट, जिसकी वजह से आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट में चीज़ें पकड़ी जाती है और आपको पकड़ा नहीं जाना है गलती करोगे तो जब भी आप गलती करोगे तो कोशिश करो कि वो गलती ऐसी हो जो कि छुपाई जा सके, वरना गलती मत करो। दूसरा, अभी ये कुछ पैराग्राफ है, मैं आपको ये पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये बस आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एक चीज़ है जो कि अगर आप देखोगे आज के ज़माने में बहुत चल रही है। आपको आईटी सर्विसेज वगैरह मिलती है, आप जैसे कि कोई भी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, धड़ धड़ चीज़ें हो जाती है, आप पेमेंट कर रहे हो, आप सोचो ना बैक एंड पे कितनी हज़ारों चीज़ें हो रही है। आपकी एक घड़ी आपको आपके एड्रेस पे मिलने के लिए बैक एंड पे कितना एक बड़ा सिस्टम चल रहा है। पहले तो अमेज़ॉन इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म विच इज़ सेलिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, वो दूसरे जो भी वेंडर है उसके प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे कि ABC कंपनी है, अमेज़ॉन है, और ये हो आप, ABC का प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन पे लिस्टेड है और आपको वो ख़रीदना है। आप अमेज़ॉन पे देख रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिला, आपने बाय किया, इसके सिस्टम में बहुत कुछ होता है, इसको जाता है ABC के पास में, ABC फिर वो ऑर्डर बनाता है, फिर ABC को सिस्टम में कुछ डालना है कि अमेज़ॉन पे दिख जाए कि कब तक डिलीवर होगा, डिलीवर नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो भी बंदा है आपको डिलीवर करेगा उसका नंबर, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप तक एक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए लगती है। और ये सब नहीं होगा ना तो आपको कितनी मुश्किल होगी, घर बैठे बैठे तो कुछ मिलने नहीं वाला। सिंपल ना, आप कंपेयर कैसे करोगे? ABC वेबसाइट जाओगे, BCD वेबसाइट जाओगे, फिर कंपेयर करोगे कि किसका सस्ता है। अमेज़ॉन पे एक ही जगह पे मिल रहा है ना भाई। ओके, तो ये सब चीज़ों में ना एक रिस्क आता है। क्या रिस्क आता है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सर साइबर सिक्योरिटी रिस्क, आप जब अमेज़ॉन पे रजिस्टर करते हो तो आपको आपकी डिटेल्स अमेज़ॉन पे डालनी पड़ती है। आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, अमेज़ॉन को पता है आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। कुछ भी ऑर्डर करोगे, अमेज़ॉन को पता है इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑर्डर कर रहा है। अमेज़ॉन को थोड़ा बहुत आपके सिस्टम का एक्सेस होता है। वैसे तो सर प्राइवेसी इज़ अ मिथ इन दिस एरिया, इन दिस वर्ल्ड, पर ठीक है। तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर वो लीक हो गए, किसी स्कैमर के हाथ में लग गए, और स्कैमर ने बोला अरे सर आपकी जो वॉच है ना वो डिलीवर हो रही है, आप ना बस मुझे इतना एक OTP आया है आपको बता दो, आपने OTP शेयर कर दिया, स्कैम। सिंपल। तो ये सब चीज़ें अगर अमेज़ॉन का डेटा बाहर गया तो बहुत स्कैम हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है। तो ये ना हो, इसीलिए सेबी ने गाइडलाइंस निकाली है जिसको कंपनीज़ को फॉलो करना है। जैसे अमेज़ॉन है वैसे बहुत सारी कंपनी है जिसको सेबी बोलता है रेगुलेटेड एंटिटी। उन्होंने गाइडलाइन के हिसाब से चीज़ें रखनी है, मतलब कुछ एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉलो करना है। एक्स्ट्रा जो होता है OTP मांगना है, जब भी अमेज़ॉन पे लॉगिन करो मान लो तो मुझे वो पैन मेरा मांगे, OTP मांगे, ऐसा कुछ तो एक सिस्टम है। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूँ, मैं किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाऊँ, लॉगिन करूँ, तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा नाम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन कर देगा। मेरा नाम पासवर्ड किसी को पता चला तो मेरा तो पैसा ही चला जाएगा ना म्यूचुअल फंड का, नहीं। तो मेरे से मेरे मोबाइल नंबर का OTP भी मांगेगा, मेरा पैन भी मांगेगा, जिससे मेरा पैसा सुरक्षित रहे। जैसे ऐसे सभी की गाइडलाइन है। ओके, फिर एक भारती एयरटेल की एक केस स्टडी है जो कि हम देखते हैं एक बार कि देखो भारती एयरटेल के पास ना ऑटोमेटेड कंप्लायंस फ्रेमवर्क है जो कि पूरी ग्लोबल इन्वेंट्री चेक करता है, सारे लॉज की,
मतलब भारतीय एयरटेल इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं है, दूसरे कंट्रीज में भी उसकी रीच है, तो उधर के भी लॉज है, इधर के भी लॉज है, कैसे मेंटेन करेगा? कोई ना कोई लॉ तो ब्रीच हो सकता है। तो एक बड़ी सी रिपोजिटरी है, सारे लॉज है, किसका कब कंप्लायंस है, सब उनको एक जगह पे दिख जाता है डैशबोर्ड पे। तो जो भी अलर्ट्स आते हैं वो कंप्लायंस ओनर को चले जाते हैं। कंप्लायंस ओनर, मैंने आपको एक बताया था कि एक मान लो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं HR का नाम लिखूँ, मैं रिस्क का नाम लिखूँ, और मैं लिख दूँ मान लो सेल्स का नाम। अगर सेल्स की कोई ड्यू डेट है, अगर अभी आ रही है कि 13 तारीख को ड्यू है, तो सेल्स को एक 13 तारीख को रिमाइंडर जाएगा कि भाई तेरी आज रिपोर्ट ड्यू है। तो ऐसा कंप्लायंस ओनर्स को, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को एक रिमाइंडर जाएगा कि भाई एक ड्यू डेट है। वैसा एक इनका सिस्टम होगा। फिर कंप्लायंस ओनर सर्टिफाई करते हैं कंप्लायंस स्टेटस। वो जो रिमाइंडर जाता है, मान लो उस रिमाइंडर पे कुछ ये मेल लिखते होंगे, या जो भी सिस्टम होगा वो सिस्टम में जाके वो लिखते होंगे कंप्लाइड, ओके करते होंगे, कुछ तो लिखते होंगे स्टेटस। तो वैसा वो स्टेटस बताते हैं कि ये हो गया है। अभी ये स्टेटस जो भी आएगा, ये कंप्लायंस टीम बैठ के देखेगी कि इसने हाँ लिखा है बट सच में किया है कि नहीं। क्योंकि देखो सेल्स का काम कंप्लायंस देखना नहीं है, सेल्स का काम है धंधा बनाना, बेचना चीज़ें। सेल्स फिर ये चीज़ कर रहा है नहीं कर रहा, कंप्लायंस का काम है कंप्लायंस इंश्योर करना और दूसरों से कंप्लायंस करवाना। तो ये चेक करेगा और ओके लगा तो ओके करेगा, और फिर एक डैशबोर्ड बनेगा जो कि हम बोर्ड MD CEO उनको लेके जाएंगे। सिंपल, ये इनका एक प्रैक्टिस होता है। ये बोल रहे हैं ये इनकी कंपनी में ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्वार्टरली बेसिस पे दिखाते हैं। हमारी कंपनी में भी काइंड ऑफ ये प्रैक्टिस होता है कि क्या करेंगे, जो भी कंप्लायंसेस होंगे वो मैनेजमेंट लेवल पे कमेटी पे दिखाएंगे। जो भी क्वार्टरली सर्कुलर्स आता है, कुछ भी होता है, वो बोर्ड को दिखाते हैं कि ये सर्कुलर आया है, ताकि उनको अपडेटेड रखा जाए। अभी व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। 3 तरीके के कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है जो ये बोलता है। एक जो सारे पर्पस सर्व करता है, ऑल पर्पस कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। एक है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, और एक है जो GRC सॉफ्टवेयर। अब मैं बताता हूँ, सुनो, बहुत सिंपल चीज़ है। ऑल पर्पस मतलब, अरे इंडिया में कोई भी कंपनी हो उसको तो ये कंप्लायंस करना ही है। जैसे कि MCA पे जो सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो ट्रैक करना होता है। क्या करना पड़ता है? ट्रैक करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, जैसा कोई कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है जो ये करके दे रहा है, तो इट इज़ ऑल पर्पज, सारी कंपनी को करना है। पर अभी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, अगर मैं बोलूँ म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो बोल रही है कि इसको एक स्पेसिफिक चाहिए जो सेबी के सर्कुलर्स भी छाटे, जो कि ओनली म्यूचुअल फंड है। वो एम्फी, जो म्यूचुअल फंड की एक अथॉरिटी है, वो एम्फी एसोसिएशन के सर्कुलर्स, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन जो भी होगा वो भी देखे और उसके रिलेटेड हमको दे। तो दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ओनली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के काम का है, नॉर्मल कंपनी के किसी काम का नहीं है। समझे? GRC अभी पढ़ते हैं एक बार, ओके? थोड़ा क्लीन अप। तो ये एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगा, बट लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट विथ लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड एट प्रोवाइडिंग। ये पर्पज सॉल्व करता है। रिस्क रेमेडी, मोस्टली हर कंपनी में रिस्क डिपार्टमेंट होगा। जो भी कंपनी बड़ी होती है उधर रिस्क का डिपार्टमेंट होता है, रिस्क मैनेज करने के लिए। टेक्निकल इशू सॉल्व करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बेसिक हर कंपनी में होगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये उन स्पेसिफिक लॉज रूल रेगुलेशन को देखते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। फार्मा कंपनीज, मतलब हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, ये सब। जैसा मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देखा। GRC क्या करता है? GRC का फुल फॉर्म क्या है? मुझे जल्दी बताओ। गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस, यस। सॉफ्टवेयर ये जो है वो जनरल कंप्लायंस टूल है जो पूरी चीज़ें देखता है। तो ये हमें, मुझे पता नहीं इन्होंने GRC को अलग क्यों किया है, बट मे बी दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू ओवरऑल सारा गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस। बट अगर इन्होंने कैटेगरी बनाई है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको ये लिखना है। ये क्या करता है? रिस्क मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, हैंडल करता है टास्क को, और स्ट्रीमलाइन करता है कंप्लायंस फ्लोज को। ओके सर, क्या बोल दिया आपने? अरे कुछ नहीं, ये सब हमने पढ़ा है भाई।
ये सब कुछ नहीं है। अभी देखो कुछ थोड़ा सा अपना एक चैप्टर बचेगा जो कि हमको जल्दी ख़त्म करना है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल के? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेनिफिट्स है मैनुअल वर्क रिड्यूस करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कैसे सिस्टम में जाएगा मैनुअली एक एक चीज़। मतलब अभी देखो ना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर मैं ये फार्मूला वगैरह जब मुझे पता नहीं था तो मैं ड्यू डेट 15 महीने कैसे कैलकुलेट करता था। अप्रैल में मीटिंग हुई थी ना, तो फिर मैं देखूँगा मई से दिसंबर कितने महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, बराबर 7 महीने हुए हैं। अरे रे रे क्या कैलकुलेशन है, 8 महीने हुए हैं, मई से दिसंबर 8 महीने। फिर 8 में मैं कितने जोड़ूंगा तो 15 होगा, मैं बोलूँगा 2 और 5 7, तो अगले महीने अगले साल के 7 और महीने ऐड करूँ जुलाई, तो मेरी जुलाई में आएगी। ये मैं ऐसा मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैंने मैन्युअली गलती कर दी तो यहाँ पे मैं बस डाल दूंगा प्रीवियस की डेट, मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। और मुझे ये कंपनीज एक्ट का भी याद रखना है, मैं गलती कर दूँ तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैनुअल वर्क मेरा कम हो रहा है, मैं ड्यू डेट का भी अगर ऐसा ही कुछ बना दूँ तो मेरे लिए तो बहुत काम का हो जाएगा। वैसे मेरे पास सब बना हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरा ड्यू डेट का है, मैं उसमें ड्यू डेट डाल दूंगा, मतलब मैं उसमें बता दूंगा कि 30 दिन में ड्यू है, मेरी एजीएम ये ड्यू दिन पे कंडक्ट हुए, फिर मेरे फॉर्म का 30 दिन के हिसाब से 60 डेज के हिसाब से ड्यू डेट कैलकुलेट मुझे करके देगा। मैनुअल वर्क कम हो रहा है मेरा। ओके, streamlining implementation. With streamlining the implementation of various relevant framework, it reduces the compliance efforts, facilitates compliance audit and corrective steps. Simplification in monitoring and reporting. अभी देखो आपका एक अगर कुछ डिपार्टमेंट है जिसको आके बताना है आपको कि हाँ ये चीज़ हो गई है, वो किसी सिस्टम में ही डाल दे तो आपको मॉनिटर करना इजी जाएगा। उसको भी आपको बताने से अच्छा अपने लैपटॉप में जाके ओपन करके रिपोर्ट कर दिया उसने। सिंपल है ना, सबको आसान, अपनी ही जगह पे कि एक बंदे को जाके बताओ, दैट इज़ सच अ टीडियस टास्क। रिस्क इन ह्यूमन एरर रिड्यूस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, जितना आप अपने आप चीज़ें करवाओगे, आपकी कंपनी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी माना जाएगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी कंपनी की। अरे ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा काम करती है, सब इधर उधर की बातें है ही नहीं, टेंशन ही नहीं। क्रिएट्स अ रोड मैप फॉर बिजनेस, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स क्या है कि आपके बिजनेस का एक रोड मैप बना देगा। देखो एक कंप्लायंस कैलेंडर इन्होंने टर्म यूज़ की है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कंप्लायंस कैलेंडर। मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस कैलेंडर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसमें मैं एंट्री करता हूँ एक चीज़ की, जैसा मैंने बताया एचआर को टैग कर दिया, मेरी एक एक्टिविटी है, इसमें 3 चीज़ें करनी है, एक करेगा एचआर, एक करेगा रिस्क, दोनों का नाम लिख दिया, एक्टिविटी स्पेसिफाई कर दी और ड्यू डेट बता दी। अब हर महीने जैसे मेरी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, हर महीने फॉर एग्जांपल उनको रिमाइंडर जाएगा और उसको रिप्लाई करना है, तो मुझे पता चल जाएगा उसने किया है कि नहीं किया। मुझे उस डिपार्टमेंट को कॉल करके हाँ हाँ एचआर भैया सुनिए ना, वो कंप्लायंस हो गया क्या, बताओ ना, ये नहीं करना पड़ता है। फिर इससे आपको पता चलता है कि क्या इशू है क्या नहीं है। अब एक कुछ प्रोजेक्ट ईगल है इन्फोसिस का, रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रोग्राम, उसका एक फाइनल देखते हैं क्या है। इन्फोसिस का ना एक कंप्लायंस प्रोग्राम है जिसको ये क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ईगल, जो कि क्या करता है, ट्रैक, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रेमेडिएट वायलेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन। कोई भी कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रैक, डिटेक्ट, प्रिवेंट, रेमेडिएट, सिंपल। एनकरेज अ कल्चर, मतलब ये बेसिक चीज़ है, आप ये सब कहीं पे भी चेप दो ना, मीनिंग वही रहेगा। प्रोजेक्ट ईगल है, प्रोजेक्ट फिनिक्स भी बना दो ना तो उसका यही रहेगा, सिंपल। कंप्लायंस प्रोग्राम का यही होता है रहेगा। फिर क्या करेगा, ये सब वैल्यू गाइड, ये सब बताने की बातें होती है, सुंदर अक्षरों में लिखना है, काम क्या करता है वही करता है। तो फिर इन्फोसिस से क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली असेस करता है, क्या करता है, रेगुलरली असेस एंड एनहांसेस कंप्लायंस मैकेनिज्म टू मीट इवॉल्विंग कंप्लायंस नीड। जो जो नई नई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आती है, इससे वो असेस करता है, जब भी आता है मॉनिटर करता है। और ये सब फंक्शनल हेड और एक्सटर्नल कंसल्टेंट के साथ में होता है। फंक्शनल हेड जो भी होते हैं एचओडी डिपार्टमेंट के, उनको भी पता चलता है कि उनके डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटी आ रही है। प्रोजेक्ट ईगल covers applicable regulation emanating from, for example, global immigration, health, safety, HR, एंटी ब्राइबरी, एक्सपोर्ट कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, IPR, ये सब चीज़ों का। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको,
मुझे ना पता नहीं है सारे लेबर लॉज के बारे में। HR इज सपोज टू नो लेबर लॉज, अभी मुझे नहीं पता है, बट HR को ना हर महीने एक एक्टिविटी करनी होती है, और अगर वो मिस होती है तो गड़बड़ है। HR मुझे आके बोलता है सुन ना, तेरे कंप्लायंस कैलेंडर में एक एक्टिविटी क्रिएट करना जिससे हमको रिमाइंडर आए। मैं देखो, मुझे एज अ कंप्लायंस पर्सन नहीं पता था ये चीज़ एक्चुअली करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही एक्ट पढ़ा था, बट रूल में रेगुलेशन कहीं पे लिखा होगा, वो मुझे बता रहा है, तो मैं एक्टिविटी क्रिएट कर दूंगा, उसको रिमाइंडर जा रहा है, वो कर रहा है हर महीने। एग्जाम्पल, the project eagle is supported by implementation of software tool based system to effectively track and monitor such compliance and compliances under various regulation and enables compliance with the same. Infosys use करता है compliance tool to implement enterprise wide regulatory compliance management to oversee and track regulatory compliance for applicable regulations globally. The company also have a contractual arrangement with external consultant to add more countries in tool as and when required. मतलब देखो, Infosys बड़ी कंपनी, दूसरे देश भी उसमें आएंगे जिसमें वो काम करती है, तो उस देश में जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमको डालने पड़ेंगे ना मेरे दोस्त, समझे? तो ये कंसल्टेंट होगा, कोई लीगल कंसल्टेंट या PCS फर्म है जिसके साथ में डिस्कस होता है। देखो, कंप्लायंस को सब नहीं पता होगा, बहुत कुछ पता है बट सब नहीं, तो तुमको दूसरे लोगों के ओपिनियंस, एडवाइस, एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ती है। ओके, अगर कोई भी लॉ में चेंज होता है तो टूल में अपडेट होगा ही ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, मैं भी करता हूँ, मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। केस स्टडी आपको ये बस बताने के लिए दी है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैन्युअली कंप्लायंस का काम सारा नहीं किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही। फिर इंटरनल फंक्शनल टीम ऑफ डेजिग्नेटेड यूजर्स एंड चेकर्स ओवरसी इंप्लीमेंटेशन एंड फंक्शनिंग। तो अगर आपके मन में लड्डू फूटा कि सर आप जो कंपनी में काम करते हो दिखाओ, तो दैट कैन नॉट बी शोन बिकॉज इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। मैं मेरी कंपनी का कुछ भी आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकता, इट इज व्हाट इट इज। अगर देखो चेकलिस्ट वगैरह किसी चीज़ की होगी वो दिखा सकते हैं, बट कंप्लायंस कैलेंडर वगैरह ये सब चीज़ें नॉट अलाउड। Further, respective functional heads also supervise and certify continued adherence of applicable regulation as well as any risk of non-compliance with mitigation plan to board on quarterly basis. Infosys culture of compliance and compliance tracking tools are reviewed by audit committee and management at regular intervals. देखो, मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा, जो भी compliance है उसका जो भी स्टेटस है, compliance हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट विल बी रिव्यूड बाय मैनेजमेंट, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि CEO, CFO, ये सब लोग, जिससे भी छोटे मैनेजमेंट। उसके ऊपर आएगी ऑडिट कमिटी और उसके ऊपर आएगा बोर्ड। कंप्लायंसेस ये देखते हैं, सिंपल, ये हमेशा याद रखना। मैं बोल रहा हूँ ये चेप दो एग्ज़ाम में 100% आपको इसके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस। अरे कंपनी में होता है, मैं एक कंपनी नहीं 10 कंपनी ला के दूंगा, मेरी कंपनी में होता है, मेरे दोस्त की कंपनी में था, उसके दोस्त की भी कंपनी में होता है, आपके भी दोस्त कोई काम कंपनी में काम करते हो वहाँ पे भी होता है। अगर आप फर्म में काम करते हो तो आप देखते होंगे कि कंपनी में ये सब चीज़ें होती है। तो याद रखना, बेसिक चीज़ें जो भी मैं बोलता हूँ ये होता है, तो आपको याद रखना है सिंपल से प्रोसेस, ये होता है, ये हमको एग्जाम में चेक करना। अगर आपको लग रहा है नहीं सर आप ना ये कहीं पे मुझे लिख के दो ये सब चीज़ें तो मुझे याद रहेगी, मुझे एक कमेंट कोई बंदा कर दे कि दिस इज़ रिक्वायर्ड, आई विल डू इट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। कि जब से आपको ऐसी जो चीज़ें होती है बेसिक आप मुझे डाउट्स डाल दो। मेरा इंस्टाग्राम ID है मयूर माइकर MAYKAR 23, उस पर भी आप डाउट्स डाल सकते हो। कमेंट नहीं करना है तो मैं उधर आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, और वो एक जनरल सा प्रोसेस किसी भी चीज़ का मैं लिख दूंगा, आप एग्ज़ाम में चेक सकते हो। ओके, इंटरनल असेसमेंट ऑडिटर भी होता है, एक्सटर्नली कंप्लायंस कौन रिव्यू करता है, इज रिव्यूड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। ओके, समझे? सिंपल। चलिए, मैंने कुछ चीज़ें बस लिख दी है आपके लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, होमवर्क 1
जितने भी केस लॉज हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं, आप बस सारे केस लॉज की एक शॉर्ट समरी कहीं पे बना दीजिए। मैंने जानबूझ के ड्यूरिंग द लेक्चर कभी भी मैंने बोला नहीं है, अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे को दिक्कत ये होती है एग्जाम्स में कि केस लॉज याद नहीं होते हैं, या फिर केस लॉ में क्या हुआ वो याद नहीं होता है। अभी आपको आफ्टर चैप्टर लिखना है या उसके लिए अलग से कुछ पेजेस बनाने, दैट इज़ योर चॉइस। बट मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि चैप्टर ख़त्म होते से ही आप लिख दोगे तो आपको नोट्स के लिए थोड़ा रेफर करने में ईजी आएगा कि ये कौन से चैप्टर में था। बट इफ़ यू वांट अ डिफरेंट सेपरेट सेक्शन, वैसा बना दीजिए। बट सारे केस लॉज की एक कहीं पे एक समरी होनी चाहिए। चैप्टर 1 के सारे इधर है, चैप्टर 2 के सारे इधर है। आपकी नोटबुक में चाहिए तो इंडेक्स बना दो कि ये पेज नंबर पे ये मिल जाएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट। अभी कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आपने लिखने हैं। सेकेंडली आपका होमवर्क ये रहेगा कि पूरा चैप्टर आपने एक बार खुद से पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज यू वोंट गेट इट। तो फिर ये एक बार नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजिटाइजेशन, ये 3 पॉइंट जैसे तैसे लिखने हैं। आप इसको छोटा कर सकते हो इफ़ यू वांट, ऑटोमेशन और कंप्लायंस। ओके, फिर काइंड्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, प्लीज़ ये एक बार देख लीजिए, ये तीनों लिख लेना। और फिर ये बेनिफिट्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, इसमें आप अंदर का कंटेंट नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, बिकॉज यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ, यू आर दैट स्मार्ट। ओके, और मैं एक सजेस्ट करूँगा, मैंने जो थोड़ा लेट आई थिंक सजेशन दिया, इतने टाइम से नहीं बताया, यू शुड यूज़ एटलीस्ट 2 कलर्ड पेन्स, मतलब एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, या फिर 3 पेन, ब्लू ब्लैक रेड, ऐसा। तो जैसा आपके नोट्स ना थोड़े से खूबसूरत लगने चाहिए। यू कैन यूज़ स्टिकी नोट्स वगैरह की, वो एक मार्क करके रखा है, यहाँ पे चैप्टर 1 शुरू होता है, यहाँ पे चैप्टर 1 2 शुरू होता है, ऐसे स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। थोड़ा अपनी लाइफ को कलरफुल रखो। कुछ आपको सजेशन चाहिए तो डेफिनेटली मुझसे मांगो। आप अपनी लाइफ को थोड़ा ऐसे रखोगे तो बेटर रहेगा, कलरफुल एंड ऑल। ओके, तो आई होप आपको सब समझाओ। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बता देता हूँ कि शॉर्ट समरी कैसे लिखनी है। जैसे कि आपने सबसे पहले लिखा है केस लॉ का नाम, जैसे कि आरओसी अपील की थी उसने, वैसा आरओसी वेस्ट बंगाल वर्सेस करण किशोर समतानिया। फुल लिखना, मैं हाफ लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ हेडिंग लिख दिए, केस लॉ 1, केस लॉ 2। इसमें लिखोगे डायरेक्टरशिप मोर देन 10 कंपनीज, ऐसा मत लिखो, चलो डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनीज, दैट इज मोर देन 10। ओके, मोर देन 10 ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन हुआ, डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज। एनसीएलटी ने कंपाउंडिंग फीस बोला, ये तो आपको लिखना है, ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा भी लिख सकते हो। आरओसी ने केकेएस को शो कॉज नोटिस दिया, एनसीएलटी ने केकेएस को कंपाउंडिंग फीस बताई, कितनी, 50,000। आरओसी नॉट सेटिस्फाइड एंड वेंट टू एनसीएलटी, अपील कर दी इधर। अपील में क्या बोल रहा है, फाइन या कंपाउंडिंग फीस, लो कंपाउंडिंग फीस इज लेस देन एज पर सेक्शन 165, सब सेक्शन 5 है कि नहीं वो एक बार देख लो आप। फिर एनसीएलटी कंपाउंडिंग फीस 11,90,000 बिकॉज एज पर प्रोविजन वो देखो, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज सेक्शन 165 स्पेसिफाइज फाइन ऑफ 5K up to 25K पर डे इन डिफ़ॉल्ट। मैं जल्दी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस चीज़ में। बट ये ऐसे टाइप की एक समरी बन गई, आप जब भी खोलोगे केस लॉ को टच भी करने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़ा आपको याद हो गया।
आपको एग्जाम में इस पे ना इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन आएगा, ये सेक्शन के इस प्रोविजन पे, तो प्रोविजन याद रखना। दूसरा, क्या आरओसी अपील कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ कर सकता है, क्योंकि केस लॉ दिया है। ओके, तो ऑल द बेस्ट आपको ये सब समरी वमरी बनाने में। मैंने एक बना दी, आप ये कॉपी लिख सकते हो अपने इसमें, करण किशोर समतानी वाले केस के लिए। सिंपल सिंपल पॉइंटर्स में छोटी छोटी बना दो, आपको याद रह जाएगा। यू आर दैट स्मार्ट, डोंट एवर थिंक यू आर नॉट दैट स्मार्ट, यू आर ऑलवेज दैट स्मार्ट। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मज़े में रहो।